राइट। सो अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फादर ऑफ जूलॉजी से करते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 50, ठीक है। और पेज नंबर 50 से हमें 57 तक देखना है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। तो फादर ऑफ जूलॉजी आप अरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है, जूलॉजी। जबकि बॉटनी के फादर आई थिंक मैंने मेरे दूसरे नोट्स में बना के लिखे हुए थे, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ आस्किंग कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी, राइट। सो who is father of, so it is Theophrastus. Theophrastus is considered as the father of botany, right? But father of zoology की बात करें तो ये अरिस्टोटल हैं। और बायोनॉमिक्स अगर जो एक फील्ड ऑफ स्टडी होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट से जो रिलेशनशिप बनता है वो हम लोग पढ़ते हैं बायोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर डार्विन ने क्या लिखा था? डार्विन ने लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859। ये एक किताब का नाम है जो कि डार्विन ने लिखा था 1859 में, एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, राइट। एंड इन दिस बुक ही रोट अबाउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वेयर एज लामार्क एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन 1801 थ्रू द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो जहाँ बात आती है एवोल्यूशन की, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो दैट इज़ फाउंड थ्रू द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ रिटन इन 1859 बाय डार्विन, ठीक है। तो दैट वाज रिटन मच लेटर, राइट। लेकिन लामार्क ने अपना काफ़ी पहले, मतलब 58 ईयर्स पहले ही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये एक्सप्लेन कर दिया था 1801 में लगभग। तो अगर क्रोनोलॉजिकली पूछा जाए कि किसने पहले दिया था, तो इट वाज लामार्क जिन्होंने पहले 1801 में ही अपना थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख दिया था 1801 में लामार्क ने। जबकि अरिस्टोटल तो बस सिंपली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जूलॉजी, वेयर एज डार्विन ने 1859 में जाके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझाया था थ्रू हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ रिटन इन 1859, राइट। देन वी हैव लामार्क। अब लामार्क के दो पोस्टुलेट्स हैं, एक यूज़ डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, एक ये बोलते हैं लामार्क, और दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो दो पोस्टुलेट्स जो लामार्क ने दिए थे, एक था यूज़ एंड डिसयूज़, दूसरा प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एज एक्सप्लेन्ड बाय लामार्क। द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिनन यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो ये एक एग्जाम्पल दे सकते हो, लामार्क ने बोला था कि कभी स्नेक्स में भी पैर वगैरह हुए रहते होंगे बट यूज़ नहीं करते थे, इसलिए वो आज ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसा लामार्क बोलते हैं। दैन चीता, ये तो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। दे वर लार्जली फाउंड इन द छत्तीसगढ़ रीजन में आपको चीता मिलता है। देखो, छत्तीसगढ़ स्टेट का नाम CH से स्टार्ट होता है, चीता का नाम भी CH से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ में चीता मिलते थे पहले, अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब 43,000 ईयर्स अगो की बात कर लें तो फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमन्स कॉल्ड क्रो-मैग्नन, ये लगभग 43,000 40,000 साल पहले भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कंसिडर्ड टू बी द सब स्पीसी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन नेम्ड होमो सेपियन। तो अगर क्वेश्चन में आए कि सबसे जो लेटेस्ट है, मेरे ख्याल से ये डार्डानल्स कोई ऐसी वैली है उधर यूरोप में, वहीं पे ये मिला था क्रो-मैग्नन, एंड इट इज़ इट इज़ द सब स्पीसी ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन कॉल्ड होमो सेपियन। सो एनीवे, द फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमन्स दे वर कॉल्ड एज क्रो-मैग्नन, ठीक है। एंड वर्ल्ड जोग्राफी में देख लेना ये कहाँ मिला था, तो 43,000 ईयर्स अगो लगभग, ये याद रखने वाली बात है। द डायनासोर्स की बात करें, सो दे वर फ्रॉम द मीसोजोइक एरा एंड दे वर एक्चुअली रेप्टाइल्स। द फॉसिल्स ऑफ आर्चियोप्टेरिक्स फॉसिल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन सोलनाफेन जर्मनी, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक फॉसिल्स कहाँ मिले हैं? लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ सोलनाफेन जर्मनी, सोलनाफेन जर्मनी से मिले हैं आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स, सोलनाफेन जर्मनी से। दैन ओपारिन हल्डाने थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कई लोग इसको जानते भी नहीं हैं। ओपारिन हल्डाने थ्योरी क्या बोलती है? देखो, लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन द अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल्सो नोन एज केमिकल एवोल्यूशन। दैट इज़, अब ये मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है। दैट इज़ एक्चुअली हमारी जो जीवन उत्पन्न हुआ है वो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल एवोल्यूशन, राइट। तो केमिकल एवोल्यूशन क्या बोलता है कि पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे। कैसे? सो एटम्स इनिशियली वर सेग्रीगेटेड इन 3 concentric masses according to their weight. The heaviest metals of iron, nickel, copper, etc. were collected in the center of the earth.
हैवीएस्ट जो थे, हैवीएस्ट मेटल्स ऑफ आयरन, निकल एंड कॉपर, दे वर collected in the center या फिर near the center of the earth. Medium weight elements like silicon, aluminum and including magnesium and phosphorus, they were collected in the core. तो core is slightly more outward from the center of the earth. तो ये जो सबसे heaviest हो गया कौन से, आयरन निकल वगैरह, ठीक है, कॉपर भी उसमें आएगा. तो आयरन निकल कॉपर एकदम ही सेंटर में चलेगा, ठीक है. उसके बाद थोड़ा बाहर बढ़ोगे तो कोर में जाओगे. कोर में तुम्हारे थोड़े लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, और ये क्या है, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी थोड़ा सा बाहर मिलता है. फिर लाइटर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तो बिल्कुल ही बाहर मिलते हैं, कई बार एटमॉस्फेयर में मिलते हैं. नाउ दीज फ्री एटम्स ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंबाइंड टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जो सबसे बाहर वाले थे कंसेंट्रिक सर्कल्स में, दैट इज़ HNO, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, इन्होंने कंपाउंड बना लिया. कंपाउंड बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि कार्बन है ही नहीं, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेगा सबसे पहले. ओइंग टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, H2O बना, ठीक है. और क्या बन सकता है, मैथेन, अमोनिया बन गया. अब ये कार्बन कहाँ से आ गया, देखो. नाउ दीज फ्री एटम्स ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंबाइंड टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले H2O बना. अब ऐसा मान लो कि H2O से ही बनते बनते रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते होते मीथेन बन गया, और फिर अमोनिया बन गया. अमोनिया भी NH3 है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन से कि पहले H2O बना, अमोनिया वगैरह बन गया, ठीक है. उसके बाद N2 बना, CO2 बन गया, तो CH4 बनाएगा तो CO2 भी बन जाएगा. तो याद रखो, मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर वेरी ओल्ड गैसेज, एक्चुअली द फाउंडेशनल गैसेज अलॉन्ग साइड H2O, मैथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह, ये सब बहुत प्रिमिटिव गैसेज हैं, मतलब प्रिमिटिव कंपाउंड्स कह सकते हो. अब देखो, वाटर बन गया है, अमोनिया बन गया है, दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. दे वर परहैप्स द फर्स्ट फ्यू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू बी फॉर्म्ड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, वाटर एंड अमोनिया. From these formed the organic molecules like simple sugars, nitrogenous bases, amino acids, fatty acids, etc. अब इससे वो सब बनने लगे जो तुम्हारे जिससे प्रोटीन बन सकता था बाद में, ठीक है. जैसे अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस जिससे DNA वगैरह बनता है, देन फैटी एसिड्स, etc. Then came rain, which carried these compounds with salts and minerals into the ocean. Then came the actions of external factors like lightning, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट है वो सब आया, लाइटनिंग वगैरह हुआ, फर्दर इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शंस. और इससे इन्फ्लुएंस होते होते एक फाइनली एक प्रीबायोटिक सूप बन गया, ठीक है. अब मैं फिर से बता रहा हूँ, मटीरियलिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है कि हमारा केमिकल एवोल्यूशन हुआ है, दैट इज़ फॉर्म, सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, उससे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, इसी को हम केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं. फिर 3 कंसेंट्रिक सर्किल वाली थ्योरी बताओ कि सबसे जो हैवीएस्ट एलिमेंट्स वगैरह थे, जैसे आयरन, निकल, कॉपर वगैरह, ये एकदम अर्थ के सेंटर में थे. थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो फिर हमारा ये सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस वगैरह मिल जाएगा, फिर कोर में, ठीक है. थोड़ा और बाहर जाएंगे तो फिर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिसमें कि आपको हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा. अब इससे ऐसा हुआ कि एटमॉस्फेयर से कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हुए, तो अमोनिया बन गया, वाटर बन गया, और कुछ ऐसा हुआ कि CO2 और CH4 भी बन गया. अब ये वाटर और अमोनिया, इस पे सन्स का UV रेस पड़ा, ठीक है, और बारिश हुई, तो ये वाटर और अमोनिया जो है, इसमें बारिश के कारण जो पत्थर वगैरह होंगे कहीं कहीं, वो घुल के इसमें सॉल्ट आ गया, मिनरल्स वगैरह भी आ गए, ऊपर से सनलाइट आ गई, ठीक है. तो कई साल कंबाइन होते होते ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल गया, सिंपल शुगर्स बन गए. तो सबसे पहले सिंपल शुगर्स बन गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सिंपल शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसेस बन गए, अमीनो एसिड्स बन गया, फैटी एसिड्स बन गया, ठीक है. फिर फाइनली प्रीबायोटिक सूप बन गया, ठीक है. अब मिलर कहते हैं, मिलर हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ हैरल्ड उरी का स्टूडेंट थे मिलर. सो मिलर वाज अ स्टूडेंट ऑफ हैरल्ड उरी. इन 1953 conducted a controlled experiment similar to above. In Miller's experiment, he created an artificial primitive atmosphere with gases like methane, ammonia, hydrogen in the ratio. तो अब ये क्या है, मैथेन को रखा 2 भाग में, अमोनिया को रखा 1 भाग में, और हाइड्रोजन को रखा 2 भाग में, 2:1:2 में रख दिया. मैथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन मिलर ने रख दिया. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हैरल्ड उरे. इन 1953 उन्होंने ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट किया. इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस टू इमिटेट द थंडर एंड लाइटनिंग एंड हीट, and concluded that the essential building blocks such as nucleotides and amino acids could have formed like this on primitive earth. तो उन्होंने ये कंक्लूड कर ले गए.
तो सबसे पहले बने थे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये 4 बिलियन ईयर्स को बन गए थे। उसके बाद आए यूकैरियोटिक सेल्स, ये लगभग 2 बिलियन ईयर्स को। तो इनके और इनके बीच में लगभग 2 बिलियन ईयर्स के का है। अब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने यहाँ ओपैरिन हल्डाने थ्योरी पढ़ी थी जो लंबी वाली थी, उसके बाद हमने मिलर्स एक्सपेरिमेंट देखा था इन 1953। अब हम देखने जा रहे हैं 3 थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब लामार्किज्म होता है, डार्विनिज्म होता है और म्यूटेशन होता है। मेरे ख्याल से ये ह्यूगेस HUGHES नामक साइंटिस्ट ने दिया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। और डार्विनिज्म का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो 1859 में उन्होंने जो किताब लिखी थी उससे था। अब इन्होंने सन 1800 में ही जो लामार्क वाला कॉन्सेप्ट है हम ऊपर कहीं देखे हैं। लामार्क फर्स्ट एक्सप्लेन्ड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्रू इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। 1801 में ही उन्होंने बता दिया था यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स थ्रू इनहेरिटेंस। तो ये वही लामार्किज्म यहाँ पे है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और यूज़ एंड डिसयूज़ वाला प्रिंसिपल पे उन्होंने कैसे बताया था कि स्नेक्स लॉस्ट द लिम्स एंड लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, ये सब यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी पे बेस्ड है लामार्किज्म वाला। फिर जकाना एक वो बर्ड है, डेवलप्ड इट्स लॉन्ग लेग्स थ्रू सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग टू कीप द बॉडी अबव द वाटर लेवल, ये भी एग्जांपल दे सकते हो। फिर डार्विनिज्म बता ही चुके हैं और म्यूटेशन ह्यूजेस का हो गया। अब एक सैलमेंडर नामक थे, ये सॉरी ही इज़ नॉट अ साइंटिस्ट। सैलमेंडर इज़ एक्चुअली अ पाइथन, अ रेप्टाइल, ठीक है। अब ये क्या है, टेल्ड एम्फीबियन, फिर पाइथन एक रेप्टाइल है, सैलमेंडर टेल्ड एम्फीबियन, पाइथन कैंगरू ये भी एम्फीबियन है, सैलमेंडर एक पूंछ वाला एम्फीबियन है। आई वांट टू लुक लाइक हाउ सैलमेंडर लुक्स, या व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल दीज 3 थिंग्स, सैलमेंडर, पाइथन एंड कैंगरू। जरा देखना व्हाट इज़ कॉमन। सो व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन सैलमेंडर, पाइथन एंड कैंगरू। सो सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस, ठीक है। Pythons are snakes belonging to the family Pythonidae and kangaroos are marsupials। तो ये क्यों आ रहा है? With reference to the evolution of living organisms, सवाल देखो। अच्छा, with reference to the evolution of living organisms which one of the following sequence is correct। तो सबसे पहले क्या आए होंगे, सैलमेंडर, ये एक टेल्ड एम्फीबियन था, फिर आया पाइथन, उसके बाद आया कैंगरू, राइट। तो ये बस रटने वाली चीज़ थी, ठीक है, SPK। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन क्या बताऊँ मैं, ऐसा ही एवोल्यूशन हुआ तो हुआ था। अब इसमें क्या बताएं, सबसे पहले सैलमेंडर अ टेल्ड एम्फीबियन, उसके बाद पाइथन आया रेप्टाइल, उसके बाद आया था कैंगरू सॉर्ट ऑफ मार्सुपियल, ठीक है। सडन म्यूटेशन थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय ह्यूगो डे वेरिस, ह्यूगेस नहीं था, ह्यूगो डे वेरिस था नाम था उसका, ठीक है, जो यहाँ ऊपर हमने बताया। दैन 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी, ये बीडल एंड टेटम ने क्या दिया था, 1 जीन 1 एंजाइम, ठीक है, बीडल टेटम। देन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ये जेकब एंड मोनॉड ने दिया था। व्हाट इज़ ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, इसको भी देख लो एक बार। व्हाट इज़ द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट? An operon is a group of genes that are organized together and controlled in a coordinated way. This allows for the expression of a set of genes to be controlled in response to environmental cues or nutritional signals। मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड कंट्रोल्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, बेसिकली जीन मैनिपुलेटिव टेक्निक कह सकते हैं ये है, ठीक है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। सो इट वाज गिवन बाय जेकब मोनॉड। जबकि बीडल एंड टेटम ने दिया था, बीडल एंड टेटम ने दिया था 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। बीडल and Tatum gave 1 gene 1 enzyme theory and operon concept was given by Jacob Monod, ठीक है, sort of artificial gene manipulative technique, ठीक है। Then amoeba reproduces through fission, ये तो हम सबको पता है। Generally unicellular organism reproduce by asexual methods only। Warm-blooded creatures like mammals and birds are able to keep their bodies at constant temperatures. They do so by generating their own heat when they are in cooler environment, and this is called as homeostasis। 5-point radial symmetry is a feature of Echinodermata। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इनका नाम याद कर लो, क्यूकम्बर, डॉलर, उर्चिन्स और स्टारफिश, ठीक है। सी क्यूकम्बर, सैंड डॉलर, सी अर्चिन्स, स्टारफिश, ठीक है। तो क्यूकम्बर कर लो, सैंड डॉलर कर लो, सी अर्चिन्स कर लो और स्टारफिश, दीज आर Echinodermata। दे आर बोथ ओविपेरस एज वेल एज विविपेरस, while true fishes belong to the phylum Chordata।
एग्जांपल कैटफिश, डॉगफिश, सी हॉर्स, ये फिश की ट्रू फिश की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सम फॉल्स फिशेस क्रे जेली फिश को ये ऑरेलिया भी बोलते हैं, और सिल्वर फिश, ठीक है। तो क्रे फिश, जेली फिश जो ऑरेलिया होता है, और सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ऑरेलिया, these are all examples of false fish, whereas true fish comes under the category of chordata, that is catfish, dogfish, seahorse. Catfish, dogfish, seahorse, these are examples of true fish, whereas echinodermata के example sea urchins, sand dollar and starfish, और एक और है ये sea cucumbers, ठीक है। These are examples of echinodermata. They have 5-point radial symmetry, while mammals and birds are able to maintain homeostasis. Amoeba reproduces through fission method, ठीक है। एंड ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था बीडल एंड टेटम ने, जबकि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेकब मोनॉड ने। जबकि वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूगो डिवेरिस ने, बीडल एंड टेटम ने। तो ये हो गया। देन वेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल एंड द स्पर्म वेल्स आर द लार्जेस्ट टूथड वेल्स। अब इसमें भी टूथड वेल्स में सबसे बड़ी ये होती है स्पर्म वेल्स। वेयरएज बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल, ठीक है। Bat is a flying mammal, not an ave. Dolphin is from the family of toothed whale, ठीक है। Dolphin is from the family of toothed whale. Spiny anteaters ये एशिडना कैटेगरी में आते हैं, spiny anteaters, right? So spiny anteaters come under the category of एशिडना and they are able to lay eggs, ठीक है। तो हमने बताया कि while whale is the biggest mammal, sperm whale is the largest toothed version of whale, and dolphin comes under the कैटेगरी ऑफ टूथड वेल। डॉल्फिन इज़ अ टूथड वेल एंड स्पिनी एंटीटर्स ये एक एशिडना होता है, एशिडना। अब ये ट्रिक क्या है? लायन यूजली ईट्स काउज, हेंस सी काउ एंड सी लायंस बोथ आर मैमल्स, सी काउ एंड सी लायंस। अभी हमने ऊपर क्या बताया था? ट्रू फिश और फॉल्स फिश। अभी हम क्या बता रहे हैं? लायन यूजली ईट्स काउज, सी काउ एंड सी लायन दोनों ही मैमल्स होते हैं। देन घड़ियाल की बात करें तो इनका टेक्निकल नेम गेवियालिस से स्टार्ट होता है। इट इज़ फाउंड इन द रिवर गंगा। एंड लंगूर इज़ अ जेनेरिक टर्म गिवन टू मैनी एशियन मंकीज, वाइल एप्स बिलोंग टू द ग्रुप होमोनोइडिया। तो एप्स का एसोसिएशन किससे है? होमोनोइडिया से। और होमोनोइडिया में कौन कौन आते हैं? गिब्बन आता है, गोरिल्ला आता है, चिम्प्स आते हैं, और ह्यूमंस भी आते हैं। तो होमिनोइडिया में चिम्प्स और ह्यूमंस दोनों आते हैं, गिब्बन और गोरिल्ला भी आते हैं। जबकि मंकी तो लूज वर्ड है, सभी के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये जो हमने 4 एग्जांपल बताए ये सब होमिनोइडिया हैं। ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिम्प्स, गिब्बन्स, होमिनोइडिया, दे कम अंडर द लार्जर ग्रुप ऑफ एप्स, ठीक है। फिर पांडा की बात करें तो ये इनकी फैमिली का नाम उर्सीडे होता है, सेम एज बियर, उर्सीडे या उर्साइडे। while zebra, deer, horse and hooves. So zebra, deer and horse इनके hooves होते हैं, ठीक है। The jackal does not have a hoof and नीलगाय belongs to the family deer. नीलगाय deer family से आती है, अच्छा। तो नीलगाय deer family से आती है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो sea cow and sea lion they are mammals। दूसरी चीज़ jellyfish, crayfish, aurelia ये false fishes हैं, ठीक है। crayfish, jellyfish और सिल्वर फिश ये भी फॉल्स फिश है। ट्रू फिश के नाम बताओ? कैटफिश, डॉगफिश और सी हॉर्स ये ट्रू फिश है। कैटफिश, डॉगफिश कहाँ गया? और सी हॉर्स ये ट्रू फिश है। और सी लायन और सी काउ ये दोनों मैमल्स होते हैं। उसके अलावा एशाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में स्टारफिश जाएगा, सी अर्चिन्स, सी क्यूकम्बर और सैंड डॉलर ये सब एशाइनोडर्मेटा में जाएगा 5-point रेडियल सिमेट्री के साथ। ट्रू फिश को कॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। नीलगाय कम्स अंडर द फैमिली ऑफ डियर एंड होमिनोइडिया दीज आर बेसिकली एप्स। तो इसमें चिम्प्स, ह्यूमंस, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, ठीक है। तो अब ये पेज नंबर 52 से अगले वीडियो में।